जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आपके साथ मिलकर जीएस जीके की एक विधिवत सीरीज पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में जहां से सवाल पूछे जाते हैं। और ये सीटेट का जो सीरीज है आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और सीटेट में हम उन सभी तथ्यों को पढ़ने जा रहे हैं जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। ईवीएस पूरी तरह से एनसीईआरटी पर है। मैंने अगर आज की हम सेशन की बात करें तो पूरी तरह से एनसीईआरटी का सेशन है और यहाँ से सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आप भी कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा और जहां जरूरत पड़े प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ये सीरीज आप सभी के लिए है और पूरी एनसीईआरटी को लेकर हम इस सीरीज के साथ आपके साथ एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर शायद आपको भी दिखाई दे रहा होगा और आपको सुनाई भी दे रहा होगा कि हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न जो घटनाओं के कारण का पता लगाने के लिए पर्यावरण के किस विषय के को सम्मिलित किया जाता है। सभी साथी जवाब देंगे। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देंगे कि हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण के विषय में किस विषय को सम्मिलित कर सकते हैं। भूगोल को, इतिहास को, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। एकदम आसान सा प्रश्न है। मैं चाहूंगा आप सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बता चले कि घटित होने वाली घटनाओं के कारणों को पता लगाने के लिए पर्यावरण के विषय में, तो पर्यावरण के विषय की बात करते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने प्रश्न है उस प्रश्न के हिसाब से रसायन विज्ञान तो होगा नहीं, भौतिक हो सकता है, इतिहास हो नहीं सकता। अब यहाँ पर इस प्रश्न का अगर आपसे पूछा जाए सही विकल्प क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, भूगोल। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, भूगोल बताया है, आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। इसी के साथ हम कोशिश करते हैं, बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। जितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब ए दिया था उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है, क्योंकि ऐसे सवाल जब परीक्षाओं में आते हैं तो ज्यादातर लोग की गलती होती है। लेकिन हम ये चाहेंगे भविष्य में आपसे ऐसी गलती ना हो। लेकिन अब कह रहा है कि प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय पे। वैसे इस प्रश्न का उत्तर काफी लोगों ने ये जैसे यहाँ पे सी होना चाहिए था, भौतिकी को कहा है कि भौतिकी भी होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पर्यावरण विषय दिया गया, तो जो पर्यावरण विषय है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पर्यावरण विषय है उसके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भूगोल होगा। उसके हिसाब से क्या होगा, भूगोल होगा। ऐसे आपके हिसाब से भौतिकी सही हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है उसके हिसाब से क्या होगा, भूगोल होगा। हम चलते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र है। भोजन, पोषण, प्रदूषण, ये सभी। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र क्या है। भोजन है, पोषण है, प्रदूषण है, ये सभी। तो सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर होगा भोजन भी होगा, पोषण भी होगा, प्रदूषण भी होगा, तो ऑल ऑफ दीज। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। तो मुझे उम्मीद है कि आपके भी सवाल के जवाब सही हैं। हम बढ़ते हैं इसी के साथ एक और अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने है। कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है, कि पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, प्रदूषण से प्रभाव के बचने के उपाय ज्ञात होते हैं। उपरोक्त सभी आप लोग इस वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ, सभी लोग जितने भी लोग सेशन में यहाँ पे लाइव हैं सभी फटाफट अंदाजे वीडियो को शेयर करिएगा। यहाँ पर हमने देखा कि पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है, पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें प्रश्न नंबर 53 का, तो मैंने ट्रिक शुरू से ही बताया है कि जहाँ पे ऑल ऑफ दीज आ जाए, ये सभी आ जाती है। माना करिए कि यहाँ पे 80% जवाब सही होता है। मतलब पर्यावरण के महत्व का ज्ञान होगा, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी होगी, पर्यावरण के प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होंगे। अर्थात इस सवाल का जो सही जवाब होगा, देखिए एकदम सही जवाब दिया है, डी वालों के जवाब पूरी तरह से सही। देखिए सीवा का जवाब यहाँ पे सही है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ, एक अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने साथी मित्रों तक। अगला है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि यह एक जटिल विषय है, इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है, इसका पाठ्यक्रम अनिश्चित है, इसमें से कोई नहीं। तो सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। यह एक जटिल विषय है, इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है, इसका पाठ्यक्रम अनिश्चित है, इसमें से कोई नहीं। अगर इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर होगा कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, विस्तृत है। मतलब इस वीडियो का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का बी इसका सही और राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके सामने है प्रश्न नंबर 55। प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित कार्य है। वृक्षारोपण, पेड़ पौधों की सुरक्षा, जलाशयों की सफाई
ये सभी तो जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि प्रकृति, यहाँ पर देखिए या टाइपिंग थोड़ा सा एरर, इसे क्या कहते हैं, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य क्या है। वृक्षारोपण करना, क्या वृक्षारोपण कर प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं, पेड़ पौधों की सुरक्षा करके, जलाशयों की सफाई करके। तो जी हाँ, अगर आपने भी इस प्रश्न को पूरा यहाँ तक पढ़ा होगा तो आपको भी उत्तर पता चल जाएगा। ये सभी मतलब वृक्षारोपण भी है, पेड़ पौधे की सुरक्षा भी है, जलाशय भी है, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा, डी होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ कि पर्यावरण के साथ विकास जाना जाता है। नियोजित विकास, वैज्ञानिक विकास, सामाजिक विकास, पारिस्थितिकी मित्र विकास। तो सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोगों ने यहां तक वीडियो को देखा है, जितने लोगों ने इस वीडियो को यहां तक पढ़ा है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, यहां पर इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से सही है। जी हाँ, यहां पर क्या होगा, पर्यावरण के साथ विकास किया जाना नियोजित विकास होगा, अर्थात ए वालों के जवाब सही हैं। अगर आपने सवाल के जवाब ए बताए हैं तो आप सभी के उत्तर पूरी तरह से सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, जब बच्चा फेल हो जाता है इसका क्या मतलब है। जब बच्चा फेल होता है इसका आशय क्या है कि बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं था। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा जब कोई बच्चा किसी क्लास में फेल होता है, सभी लोग जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, यहाँ पर यह बात पूरी तरह से आप लोग जानते रहिएगा। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो बच्चे ने क्या किया कि व्यवस्था फेल हुई है, अध्यापक और विद्यालय की जो व्यवस्था थी वो फेल हुई है। ऐसा नहीं बच्चों ने उत्तर गलत दिया। ठीक है, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे समझ प्रश्नों को और इसको हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निरयोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निरयोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब देंगे। विद्यालय में समावेशन का मुख्यतः क्या केंद्रित होता है, जैसे कि यहां पर कह रहा है कि संपूर्ण कक्षा कीमत निर्माण बच्चों की आवश्यकताओं की पूरा करना, ये गलत है। विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशिष्ट श्रेणी, ये भी गलत है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निरयोग्य जी ने, यहाँ पर विशिष्ट बालकों में सभी प्रकार के बालक को एक साथ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। ज्यादातर लोगों ने सवाल का उत्तर सी दिया है और जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि विद्यालय आधारित प्रारंभ किया गया था। विद्यालय आधारित प्रारंभ किया गया था, क्या प्रारंभ किया गया था, एक एक करके देखेंगे। विद्यार्थियों की उन्नति से की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों को नियमित अभिलेख हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशेषता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठन की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जाए। अर्थात सवाल का भी उत्तर क्या होगा, डी। अगर आपने भी इस सवाल का उत्तर डी दिया है इसका मतलब आपके जवाब सही है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक में, जहां भी है व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों तक पहुंचाइएगा। अगला सवाल है 60 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं के आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। सभी साथी जवाब दीजिए फटाफट। जी हाँ, यहां पर क्या होगा कि कौन सा नहीं, पूर्वानुमान है, अवलोकन है, निष्कर्ष निकालना है, लेकिन निर्धारण नहीं है। अर्थात इस सवाल का जो उत्तर सही होगा वो है आपका सी, माने जो गलत है वही आपका सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है।
एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या? अगर आप कल को एक सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनते हैं, तो अगर आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए आप अध्यापिका बनाए जाते हैं, अध्यापक बनाए जाते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना, पहले से पाठ योजना तैयार करना, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। बताइए सभी लोग, जितने भी लोग, अभी बताइए फटाफट कमेंट करके, सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पर देख पा रहे हैं। जी हां, यहां पर क्या होगी? शिक्षार्थियों की समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना। बच्चे कहां से आते हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, कैसे कैसे आते हैं। तो यहां पर आप लोग जितने भी लोग हैं उन सभी का जवाब बी आया है, और बी इसका सबसे सही जवाब है। ये पूरा शिक्षण है, मतलब यहां पर पेडागॉजी एनसीईआरटी की सीरीज हम आपके सामने लेकर आए और वही हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कविता और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकते हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 62 का सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं या जो यहां पर पढ़ रहे हैं। यहां पर क्या होगा कि कविता और कहानी की पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली ऐसा इसलिए कविता है, बच्चों परिवेश समृद्ध चित्रण कर सकती है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती है, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या करती है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण करते हैं, मतलब यहाँ पे चारों सही। लेकिन अगर विकल्प की बात करें तो जो विकल्प है आपका उस हिसाब से यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। विकल्प हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका डी होगा। हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा 5 के शिक्षक के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? पोस्टर, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक या बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिए। कक्षा 5 के शिक्षक के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? 63 का जवाब आप सभी साथियों को देना है, जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं। बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर क्या होगा, ईंधन का संरक्षण पढ़ाने के लिए देखिए यहां पर पोस्टर सबसे सही है और उसके हिसाब से समाचार पत्र भी है, माने बी भी सही है और ए भी सही है। ये दोनों विकल्प यहाँ पर सही है। लेकिन अगर प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो ईंधन के संरक्षण को प्रकरण को पढ़ाने के लिए किस संसाधन सबसे उपयोग किया जा सकता है, तो समाचार पत्र भी आएगा। लेकिन यहाँ पर ए को हम सबसे ज्यादा मार्क करते हैं, ए यहाँ पे सबसे ज्यादा सही है। और यहाँ पे देखिए बी भी सही है, मैंने आपको बताया ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे समाचार पत्र है, ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों विकल्प सही है। लेकिन अगर यहाँ पर पोस्टर और समाचार पत्र दोनों दिया जाए तो हम प्राथमिकता ए को रखेंगे और सेकंड, मतलब प्राथमिकता ए पर है और बी जो है वो सेकंड पे है, ठीक। सही दोनों है, ये दोनों एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है? अनुबंध, उसके सहपाठी, भाषा का माध्यम, इसमें से कोई नहीं। तो 64 नंबर सवाल का जवाब आप सभी लोग देंगे। पूर्व माध्यमिक प्रक्रिया सरल बनाने का सर्वोत्तम क्या? अनुबंधन। इस प्रश्न का सही जवाब है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, बट सर ऑप्शन में विकल्प नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर विकल्प नहीं है तो मैंने बताया दोनों में से किसको आप चयन करेंगे। ए और बी दोनों सही, दोनों एनसीईआरटी में है, तो इस हिसाब से हम इसको ए को प्राथमिकता देते हैं, सेकंड को कम प्राथमिकता देते हैं, ठीक। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में शिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं? आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्ववाद का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान
पावर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने या पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। प्रश्न नंबर 65। जी हाँ, सिवाय का मतलब क्या है? नकारात्मक है। तो नकारात्मक है। आलोचनात्मक चिंतन, समस्यात्मक समाधान की क्षमता संवर्धन कर, ये भी सही है। बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने में वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक ज्ञान, जी यहाँ पे गलत है। बच्चों ज्ञान पाठ्यपुस्तक तक ही नहीं रखने, माने सी आपका गलत है और ये भी सही है। तो जो गलत है वही आपका सही, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है इसका मतलब आपके जवाब सही थे। हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावशाली पद्धति है विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, इसकी उपेक्षा करना। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं 66 नंबर का सवाल सभी लोग देंगे। देखिए डेली क्लास में आप लोग समय से जुड़ जाइएगा। देखिए डेली क्लास के लिए आप सब लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लास की लिंक और वीडियो आपको मिल जाएगी। सभी निःशुल्क क्लास आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। डेली मेरी क्लासेज आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में है। यहाँ पर क्या है कि विद्यार्थी अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में विद्यार्थी को दंड देना ये गलत है, अभिभावकों को ध्यान में लाना ये भी नहीं है। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना, उपचार का प्रबंधन करना, सी वालों के जवाब से। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है तो इसका मतलब आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ एक अगले सवाल की तरफ, एक अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इंकार करेंगे? प्रधानाध्यापक उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिंतित में बैठाने के लिए बोलेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। 67 का जवाब आप सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, प्रश्न नंबर 66 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव है। देखिए डेली आप लोग क्लास में एकदम समय से जुड़िएगा, सभी साथियों को क्लास की सूचना भी देकर रखिए। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे, अर्थात इस प्रश्न का जो विकल्प क्या होगा, सी होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सभी साथी जवाब देंगे। देखिए आप लोग संख्या और बढ़ाइए और डेली समय से आप लोग आइए ताकि हम लोग क्लास को पूरे मनोयोग के साथ पढ़ें और आपके सिलेक्शन को 4 लगा जाए। जी हाँ, यहाँ पे अगर प्रश्न नंबर हम 68 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चों को लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थात सवाल का जो सही उत्तर होगा वो आपका सी होगा। एकदम सही जवाब आपने दिया है। अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। 69 का जवाब सभी लोग को दीजिएगा। शिक्षण कुशलता क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ, सभी लोग शेयर कर दीजिए। देखिए यहां पर क्या होगा, प्रश्न पूछना। जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नों को हल करना, लेकिन शिक्षण कुशलता की बात है यहां पर आ जाएगा आलाप दीजिए, आलाप दी। वैसे इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होता है, सी, लेकिन विकल्प के साथ क्या करेंगे हम, डी को यहाँ पे चयन करेंगे। शिक्षण कुशलता, जब हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे मैंने अगर आपसे सवाल पूछा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उत्सुकता होती है ऐसे प्रश्नों को जवाब देने के लिए या ऐसे प्रश्नों को बताने के लिए। लेकिन इस प्रश्न की विकल्प के हिसाब से क्या होगा कि शिक्षण कुशलता श्यामपट्ट पर भी लिखना है, वो भी कुशलता से मैं डैशबोर्ड पर लिख रहा हूँ, प्रश्नों को हल करना भी है और प्रश्न पूछना, अर्थात ऑल ऑफ दिस प्रश्न का सही उत्तर। अगर उपयुक्त सभी नहीं होता तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हम सी विकल्प का चयन करते। देखिए सीटेट किस हिसाब से उत्तर मानता है उस हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना है। अगला है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए आप लोग फटाफट आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से मेरे द्वारा निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में लाइव चल रहा है। और ये आज का आखिरी सवाल है और आप लोग संख्या बढ़ेगी तो क्लास की टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। आप दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है, इसकी नोट्स मिल जाएगी और टेलीग्राम पे क्लास की लिंक मिल जाएगी। कल कुछ महत्वपूर्ण क्लास होनी है, उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप लोग बताइए, प्रश्न नंबर 70 का जवाब सभी को देना है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
मैंने अच्छी लिखावट, लेखन में अस्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सबसे पहली प्राथमिकता बच्चों के लिए है। जैसे अगर मान लीजिए आपने व और ये ब इन दोनों में अंतर नहीं किया तो बच्चा क्या करेगा? वो भी गलती करेगा। इसका मतलब क्या है कि अच्छी लिखावट हो, लेखन में अस्पष्टता हो। तो यहाँ पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि लेखन जो हो वो अस्पष्ट हो, वो पढ़ने लायक हो। इसलिए सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? बी होगा। ठीक, उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी जवाब दिया है तो आपके जवाब सही है। हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। देखिए, आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक करके रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन सभी लोग दबाइएगा। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय क्या होना जरूरी है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल हम एक और अगले सेशन के साथ, एक और अगले क्लास के साथ। क्लास थोड़ी छोटी चल रही है क्योंकि आपकी संख्या कम है। आप अपने लोगों तक शेयर करिए ताकि हम और बड़ी सीरीज लेकर आए और संख्या को और बढ़ाया जाए। 71 नंबर सवाल आपके लिए। आप लोग 71 नंबर सवाल का जवाब दीजिए और सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, सभी का जवाब आना चाहिए। और फिर मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, एक और नए क्लास के साथ। आप लोग शुरुआत से देख लीजिएगा सभी सवाल को, और एक और दो और करके हम लोग मास्टर वीडियो लेकर आ रहे हैं सीटेट की, जो आपके सिलेक्शन में काफी मददगार होगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर एनसीईआरटी के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, प्ले स्टोर से लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करिएगा, जहां पे एनसीईआरटी के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे और वह पढ़ सकते हैं, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 71 जवाब बताइएगा। यह जवाब आज आपका सवाल है। थैंक यू आप सभी को। कल से हम लोग 71 प्रश्न को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज का प्रश्न ये आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं?